हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। एक बार फिर से मैं नीतू ढाका आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिएगा, जल्दी से एक बारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। चलेगा। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम सभी को। सर साउंड नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है मैम, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे यार, नहीं 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 नहीं, ठीक है, नाराज नहीं होना। अच्छा, विंडो एक्टिवेट कर दूं? ओके, ये विंडो में एक्टिवेट मतलब मेरे को आइडिया नहीं है कैसे होगी, कराते हैं इसको। विंडो को एक्टिवेट भी करा देंगे। और बताइए। ओके, मोहित कह रहे बहुत दिनों बाद क्लास ली है। चलो चलो चलो, ठीक है। अच्छा, अंकुश कह रहे आपको ध्यान आ ही गया। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, राम राम सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं सेशन की। आज का जो बेसिकली टॉपिक है, हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, आज हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एंड दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा से बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछता रहता है। को डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि अगर मैं बात करती हूँ पाचन तंत्र, तो आज का जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंतर्गत हम बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, पाचन तंत्र की बात करूं, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हम किसके बारे में? इसके अंतर्गत हम डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पाचन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन यानी कि पाचन। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, व्हाट डू यू मीन बाय द डाइजेशन? क्या समझते हैं आप डाइजेशन से? क्या समझते हैं आप पाचन से? पाचन का मतलब क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल, पाचन तंत्र हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल उज्जवल, दिल्ली पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। ठीक है, चलो, आपके जितने भी क्वेश्चन है मैं क्लास के लास्ट में को रिप्लाई करने वाली हूँ, बीच में मैं रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आ जाइए फटाफट से। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को तब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये पाचन में जो पाचन है, इस पाचन का मतलब क्या है? एक शब्द आपको दिया गया है, पाचन। बात है इस पाचन की, तो पाचन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द डाइजेशन? यानी कि क्या समझते हैं आप पाचन से, क्या समझते हैं आप डाइजेशन से? देखो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर हम बात करते हैं अपनी बॉडी की, तो जो मानव शरीर होता है या फिर मनुष्य का जो शरीर है, अगर मैं मनुष्य के शरीर की बात करती हूँ, अगर मैं मानव शरीर की बात करूं, तो बेटा एक्चुअल में जो हमारा शरीर है, ये किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है? एक्चुअल में जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी या फिर हमारा शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है? बहुत सारी कोशिकाओं से। यानी कि अगर मैं अपने शरीर की बात करूं, तो हम किस तरीके के जीव हैं? वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम सभी जो हैं बहुकोशिकीय जीव हैं। तो यदि हम बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं, वी आर द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय जीव, या फिर अगर मैं बात करती हूँ, हम जो है, हम एक तरीके से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब इस मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर बहुकोशिकीय जीव से मतलब क्या है? कि एक ऐसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं, अब इन कोशिकाओं का विकास होता है, इन कोशिकाओं को अपनी वृद्धि के लिए या फिर अपने विकास के लिए, वृद्धि और विकास की अगर हम बात करें, जिस समय पर कोशिकाओं में वृद्धन होता है या फिर कोशिकाओं में विकास होता है, यानी कि हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की,
तो जिस समय पर शरीर के अंतर्गत विकास होता है या फिर कोशिकाओं के अंतर्गत कोशिकीय विकास होता है, तो इन्हें किस चीज की आवश्यकता होती है? तो हमारा जो शरीर है, तो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है एनर्जी की। एनर्जी यानी कि मैं सीधा सीधा कहूं तो ऊर्जा। तो हमारे शरीर को किस रूप में ऊर्जा चाहिए होती है? तो आपको पता है, तब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। फाइनली किस फॉर्म में चाहिए होती है? एटीपी की फॉर्म में चाहिए होती है। एटीपी के रूप में एनर्जी चाहिए होती है। तो अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? तो इस एनर्जी को देने के लिए हम क्या करते हैं? हम बाहर से आउटसोर्स कराते हैं, बाहर से कुछ खाद्य पदार्थ लेते हैं और उनका सेवन करते हैं। ठीक है, बाहर से कुछ खाद्य पदार्थ लेते हैं और उन खाद्य पदार्थ का हम सेवन करते हैं। प्राची, आपका जो डाउट है क्लास के बाद में लेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये सीजीएल में बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपका, चलो, तो भाई बाकी जो आपके डाउट्स हैं, बाकी वो सारी मैं बाद में लूंगी, अभी मत मैसेज करो, अभी मैं डाउट नहीं देखूंगी। टॉपिक से रिलेटेड अगर हो तो वो आप मुझे बताइएगा, तो उस पर मैं नजर डालूंगी, अदरवाइज मैं नहीं डालूंगी। ठीक है, अब आ जाइए। तो अब अगर हम बात करते हैं शारीरिक विकास या फिर कोशिकीय विकास या फिर कोशिकीय वृद्धि की, अगर हम बात करते हैं, तो कोशिका को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। और ऊर्जा किस रूप में चाहिए होती है? तो जो ऊर्जा चाहिए होती है वो आपकी एटीपी के रूप में चाहिए होती है। इस ऊर्जा को देने के लिए हम क्या करते हैं? हम बाहर से कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। हम कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी कि हम क्या करते हैं? हम कुछ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का सेवन करते हैं। हम क्या करते हैं? बाहर से कुछ खाद्य पदार्थ या फिर मैं सीधा सीधा कहूं तो हम कुछ पोषक तत्वों का सेवन करते हैं। जैसे हम रोटी खा रहे हैं, हम दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं, हम अंडा खा रहे हैं, हम मांस खा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं? हम फिश लिवर ऑयल ले रहे हैं। तो ये सब कुछ खाद्य पदार्थ है और इन खाद्य पदार्थ के माध्यम से हम कुछ पोषक तत्वों का सेवन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जैसे हम लोग सेवन करते हैं फैट्स का, यानी कि यूं कहें तो वसा। फैट्स के अलावा जैसे हम लोग सेवन करते हैं किसका? हम लोग सेवन करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिनका हम सेवन करते हैं। जैसे हम किसका सेवन करते हैं? तो फूड एंड न्यूट्रिशन तब हम लेते हैं तो हम प्रोटीन के अलावा जैसे विटामिन हो गया, तो अगर मैं विटामिन की बात करूं यानी विटामिन, तो जो विटामिन होते हैं विटामिन होते हैं। विटामिन के अलावा अगर मैं बात करती हूँ, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के अलावा विटामिन हो गए। विटामिन के अलावा अगर हम बात करते हैं रफेज, रफेज यानी कि अगर हम यूं कहें तो फाइबर्स, यानी कि अगर बात की जाती है आपका रेशे। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब कुछ खाद्य पदार्थ है जिनका हम सेवन करते हैं। जैसे हम लोग मिनरल्स का सेवन करते हैं, हम खनिज का सेवन करते हैं। हम किसका सेवन करते हैं? तो हम जो सेवन करते हैं वो मिनरल्स का, यानी कि अगर हम बात करें, हम सेवन करते हैं खनिज का। ठीक है, मिनरल्स हो गया। इसके अलावा जैसे हम लोग वाटर का सेवन करते हैं, हम जल का सेवन करते हैं। तो ये जितने भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ को हम खाते जरूर हैं, सभी के सभी खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देते। सारे के सारे खाद्य पदार्थ ऐसे नहीं है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देंगे। तो ऊर्जा देने का काम कौन करता है? अगर हम ऊर्जा देने के कार्य की बात करें तो ऊर्जा कौन देगा? ठीक है, यहां पे अगर मैं कहूं ऊर्जा कौन देगा, जहां पर बात आती है ऊर्जा देने की, तो ऊर्जा कौन देता है? सिर्फ केवल 3 खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट और तीसरा प्रोटीन। यही 3 खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं या फिर जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। जो विटामिन है, रफेज है, मिनरल है, ये कभी भी हमारे शरीर को एनर्जी नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें ऊर्जा नहीं देंगे, ये किसी भी प्रकार से ऊर्जा हमारे शरीर को नहीं देते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, यानी कि ऊर्जा हमें नहीं देते हैं। ठीक है,
अगर ये यहां पर ऊर्जा नहीं देगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में यही 3 खाद्य पदार्थ है जिनको हमारे शरीर क्या करती है? तोड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, ये तीनों के तीनों जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये तीनों के तीनों खाद्य पदार्थ को हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस के नाम से। इनको हम कहते हैं कि भाई ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? ये है जटिल भोज्य पदार्थ, या फिर अगर मैं कहूं तो जटिल खाद्य पदार्थ। ये जटिल खाद्य पदार्थ आपके कहलाते हैं, या फिर जटिल भोज्य पदार्थ हम इनको कहते हैं। अब इन जटिल भोज्य पदार्थ को हमारा शरीर क्या करता है? को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, क्योंकि कभी भी हमारा शरीर जो है वो जटिल भोज्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा का ग्रहण ही नहीं कर सकता। जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बड़े बड़े कण बनाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कण मिलकर के बने हुए होते हैं, ये क्या करेगा? हमारा शरीर इन्हीं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को क्या करेगा? ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इनमें तोड़ने का कार्य करेगा। हमारी बॉडी क्या करती है? हमने क्या किया? हम भोजन का सेवन करते हैं तो हम बड़े बड़े पदार्थ खाते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, या फिर जिनको हमने क्या कहा है? जिनको हमने कहा है जटिल भोज्य पदार्थ, या फिर जटिल खाद्य पदार्थ। जटिल भोज्य पदार्थ के नाम से हम इनको जानते हैं। और कौन कौन से जटिल भोज्य पदार्थ है? तो आपके 3 जटिल भोज्य पदार्थ है। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा आता है आपका फैट्स, यानी कि अगर मैं कहूं तो वसा। वसा के अलावा अगर मैं बात करती हूँ प्रोटीन। वसा के अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा होगा? तो ये होता है आपका प्रोटीन। तो ये 3 खाद्य पदार्थ है जिनको हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की बात करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं जटिल भोज्य पदार्थ के नाम से। शरीर कहता है देखो, कितना भी कार्बोहाइड्रेट खा लो, कितना भी फैट खा लो और कितना भी प्रोटीन खा लो, हमारे शरीर को कोई मतलब नहीं है कार्बोहाइड्रेट से, हमारे शरीर को कोई मतलब नहीं है प्रोटीन से, हमारे शरीर को कोई मतलब नहीं है फैट से। उसे जब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी किस रूप में चाहिए? तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट को पहले किसके अंदर तोड़ेगा? ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा वो ग्लूकोज के अंदर। जितना फैट, जितना वसा हमने खाया है, वसा को किसके अंदर तोड़ेगा? वसा को तोड़ेगा फैटी एसिड, यानी कि अगर मैं यूं कहूं तो वसा को ये वसीय अम्ल के अंतर्गत तोड़ेगा। वसीय अम्ल के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ जो प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा? तो ये प्रोटीन को तोड़ेगा अमीनो एसिड के अंतर्गत। ये प्रोटीन को तोड़ेगा अमीनो अम्ल के अंतर्गत। अमीनो एसिड, या फिर अगर मैं बात करती हूँ अमीनो अम्ल के अंतर्गत तोड़ेगा। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाया हमने वो किसमें टूटा? वो टूटा आपका ग्लूकोज के अंदर। ये जो ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, या फिर अमीनो एसिड है, तो हमारा शरीर एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, तो वो इन सिंपलर फूड सब्सटेंसेस से एनर्जी को लेगा। अब हमारे शरीर ने क्या किया? हमारे शरीर ने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा, और इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं सिंपलर फूड सब्सटेंसेस के नाम से। इनको हम किस नाम से जानते हैं? सिंपलर फूड सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम जानते हैं सरल भोज्य पदार्थ के नाम से, या फिर इन्हीं को कहा जाता है आपका सरल खाद्य पदार्थ। डाइजेशन होता क्या है? पाचन होता क्या है? पाचन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना। पाचन का मतलब है वसा को वसीय अम्ल में तोड़ना। इनके जितना फैट आपने खाया है, जितना लिपिड्स आपने खाया है, उस लिपिड को फैटी एसिड में तोड़ देना। पाचन का मतलब होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड, या फिर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देना।
सो बहुत आसान शब्दों में हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर फूड सब्सटेंसेस इज नॉन एज डाइजेशन। यानी कि मैं यूं कहूं कि भाई जो आपका जटिल भोज्य पदार्थ है, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। समझे बात को? सो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर फूड सब्सटेंसेस इज नॉन एज डाइजेशन। इसी का मतलब होता है पाचन। बताइए, समझे बात को? यस और नो? हाँ जी, बिल्कुल शिवानी, आपको एक एक पॉइंट को नोट्स करना है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। फैट क्या होता है? फैट क्या होता है बेटा? फैट वसा होता है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। एक विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देने का कार्य करते हैं। क्या बताइएगा? तो गूगल कुमार, सिंपलर फूड या फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है, सिंपलर फूड और कॉम्प्लेक्स फूड में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो सिंपलर फूड से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। अब आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेगा, लिखना है तो नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे? सो द ब्रेक डाउन ऑफ complex food substances into simpler food substances is known as digestion। इसी को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। समझे? ये जो पाचन की प्रक्रिया है ये होती कहां पर है? ये हमारे शरीर के किस भाग के अंतर्गत चलती है? जिस समय पर इनको तोड़ा जाता है वो किसके अंतर्गत टूटेगा? ठीक है, तो तब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ते हैं तो भाई ये टूटता है हमारी आहार नाल के अंतर्गत, ये टूटता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत। तो जो पाचन की प्रक्रिया है ये कहां पर चलती है? ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि अगर मैं यूं कहूं तो आहार नाल किसके अंदर? आहार नाल के अंतर्गत होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, इसकी लंबाई यानी कि इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ, या फिर आपसे पूछा जाए आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो हमारी जो आहार नाल है इसकी लंबाई होती है 9 मीटर। 9 मीटर लंबी हमारी आहार नाल होती है। और ये कहां से कहां तक? देखो, ये कहां से? ये हमारी बक्कल कैविटी, देख रहे हो, मुख गुहा। तो ये हमारे माउथ से शुरू होती है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, आपका गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ये सब क्या है? दिस इज व्हाट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे के सारे अंग किस में आते हैं? हमारी आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझे? डन? चलिए, डन। बहुत सही। तो अब हम बात किसकी करेंगे बेटा? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कहां से शुरू होती है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ बक्कल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद एक भाग आता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। तो हमारी आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं बक्कल कैविटी, या फिर अगर मैं बात करती हूँ मुख गुहा के नाम से।
मुख गुहा के बाद दूसरा भाग कौन सा आता है? सबसे पहला पार्ट क्या है आपका? बक्कल कैविटी, या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं मुख गुहा के नाम से। इसके दूसरा पार्ट आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं ईसोफेगस के नाम से, या फिर इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम नाम देते हैं फूड पाइप। साइंटिफिक नेम क्या है? इसी को हम ईसोफेगस कहते हैं, यानी कि इसको हम जानते हैं भोजन नलिका के नाम से। ईसोफेगस या फिर इसी को कहा जाता है आपका भोजन नलिका। जहां पर भोजन नलिका खत्म होती है, यहां से शुरू होता है हमारा स्टमक। यहीं से क्या शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है हमारा स्टमक। तीसरा ऑर्गन कौन सा है आपका? तो तीसरा ऑर्गन है आपका स्टमक, यानी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं अमाशय के नाम से। अमाशय के बाद कौन सा पार्ट आता है? अगर मैं स्टमक की बात करूं, अमाशय के बाद कौन सा पार्ट आता है? तो अमाशय के बाद जो पार्ट आता है दैट विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो स्टमक है वो किसमें खुलता है? तो हमारा जो स्टमक है, हमारा जो अमाशय है, ये जाकर के खुलता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत के अंतर्गत। तो जो चौथा भाग है आहार नाल का, ये कौन सा भाग है? तो ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं छोटी आंत के नाम से, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर अगर हम बात करते हैं छोटी आंत। ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से एक डक्ट निकल के जाती है, एक नली निकल के जाती है, और जहां से ये नली निकल के जाती है, यहीं पर अगर मैं कहूं तो डार्क ब्राउन कलर का, यहीं पे डार्क ब्राउन कलर का एक ऑर्गन होता है हमारे शरीर के अंतर्गत, डार्क ब्राउन कलर में, और इसी से मिलकर के क्या बना होता है? डार्क ब्राउन कलर का कुछ इस तरीके से एक ऑर्गन होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जिस ऑर्गन को हम जानते हैं आपका, सीधा सीधा मैं कहूं तो डार्क ब्राउन कलर में ये ऑर्गन है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? जिस ऑर्गन को हम नाम देते हैं लिवर का, या फिर जिसको क्या कहा जाता है? जिसको हम नाम देते हैं यकृत। तो यहाँ पर एक डार्क ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है, जिसको नाम क्या दिया जाता है? आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, है ना? तो यहां से एक डार्क ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा पांचवा ऑर्गन, जिसको हम नाम देते हैं लिवर, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? यकृत। यकृत के बाद जिस नली से लिवर जुड़ा होता है, इसी नली से एक और ऑर्गन जुड़ा होता है, जिस ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं? तो जिस ऑर्गन को हम कहते हैं पित्त की थैली। ठीक है, एक और ऑर्गन यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं पित्ताशय के नाम से, या फिर जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर, दैट इज नॉन एज गॉल ब्लैडर, या फिर इसको क्या कहा जाता है? पित्ताशय। और ये कौन सा ऑर्गन है आपका? सो दिस इज द सिक्स्थ ऑर्गन। ये हमारा शरीर का, कितने ऑर्गन हम कर चुके हैं? 4, और पांचवा ये हमारा कौन सा ऑर्गन है? छठे नंबर का अंग है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सीडीएस का एग्जाम दिया होगा, तो आप अगर सीडीएस का पेपर उठा करके देखोगे तो बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम, मतलब सीधे नोट्स में से क्वेश्चन है यार। सेल बायोलॉजी वाला पार्ट में आपके पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनेली है जो डिस्क्राइब किए गए हैं। तो एक एक कोशिकीय अंग जितने बच्चों ने पढ़ा है, तो एक डायग्राम आया हुआ है इस बार की सीडीएस के अंदर। सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था कि भाई कोशिका दी हुई थी, उसके कोशिकीय अंगों को पूछा हुआ है पॉइंट आउट करके। आप में से कितने लोगों ने दिया इस बार सीडीएस का एग्जाम? बताओ। तो तब आपने सीडीएस का एग्जाम अगर दिया होगा, तो इस बार जो सीडीएस का एग्जाम हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है आपको? कि भाई सेल दी हुई है और उसमें अलग अलग ऑर्गन दिए हुए हैं, और उन ऑर्गन को आपसे सीधा डायग्राम से पूछा हुआ है कि भाई इस ऑर्गन को किस नाम से जानते हैं? इस ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बाई चांस आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो सीडीएस का एग्जाम दे, एनडी का एग्जाम दे, सीएपीएफ का एग्जाम दे, या फिर अगर मैं कहूं आप में से कोई भी एफकेट का एग्जाम दो, ठीक है?
हाँ जी, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बट तो सबसे पहले बक्कल कैविटी, मुख गुहा। दूसरा भाग कौन सा है? फूड पाइप, ईसोफेगस, भोजन नलिका। तीसरा अंग कौन सा आया? स्टमक, अमाशय। चौथा अंग कौन सा है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत से एक नली निकल के जाती है और इससे कौन जुड़ा होता है? लिवर। जिस नली से लिवर जुड़ा होता है उसी से हमारा पित्ताशय जुड़ा होता है, गॉल ब्लैडर। इसके अलावा यहीं पर हमारा एक और ऑर्गन जुड़ा होता है और इस ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपको एक और ऑर्गन हमारा जुड़ा हुआ दिखाई देगा, जिस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? जिस ऑर्गन को हम पेनक्रियास कहते हैं। तो जिस तरीके का एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है, जिस अंग को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका 7वां अंग है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जिसको हम जानते हैं पेनक्रियास के नाम से। दिस इज व्हाट नॉन एज अ पेनक्रियास, या फिर इसको हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पेनक्रियास, या फिर इसको क्या नाम दिया जाता है आपका? अग्नाशय। ठीक है, हाँ जी, पीडीएफ मिलेगी आपको। इसके बाद अगर हम बात करें आपका, इसके बाद कौन सा ऑर्गन आता है? यहां से आती है हमारी बड़ी आंत। कुछ इस तरीके से करेक्टेड होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, समथिंग लाइक दिस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती हुई हमारी पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कवर करते हुए कौन सी आती है? कौन सा पार्ट आता है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट रेक्टम, और रेक्टम से क्या जुड़ा होता है? एनस। सबसे लास्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, और रेक्टम से फाइनली क्या जुड़ा होता है? हमारा एनस। तो ये जो पूरा का पूरा आपको डार्क पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है हमारा? इस पार्ट को हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं बड़ी आंत। तो ये क्या कहलाती है? तो ये हमारे शरीर का 8वां अंग, आहार नाल का ये 8वां अंग है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से। लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं बड़ी आंत का। लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत। देखो, छोटी आंत और बड़ी आंत का मतलब क्या है? देखो, छोटी आंत और बड़ी आंत ये लंबाई के बेसिस पे छोटी बड़ी नहीं है, डायमीटर। इनका जो डायमीटर होता है, इनका जो आयतन, डायमीटर के आधार पर हमने इसको छोटा या फिर बड़ा कहा है। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट जो है पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का 9th पार्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम एनस के नाम से जानते हैं, या फिर जिसको हम गूदा कहते हैं। एनस, या फिर इसी को किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसको जाना जाता है आपका गूदा के नाम से। एनस, या फिर इसी को हम गूदा कहते हैं। तो ये मेन पार्ट है आपके। देखो, एनस हो गया। ये जो आपको बड़ी आंत दिखाई दे रही है ना, इसी बड़ी आंत में एक और ऑर्गन जुड़ा होता है। यहाँ पर एक और ऑर्गन जुड़ा होता है, एक और अंग एड ऑन होता है। अब इस ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो नीले कलर का ऑर्गन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस ऑर्गन को हम जानते हैं अपेंडिक्स के नाम से। इसको हम जानते हैं आहार नाल के नाम से। सॉरी, आहार नाल क्या कह रही हूँ मैं इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। इस ऑर्गन को कहा जाता है अपेंडिक्स, यानी कि इसको पूरा नाम क्या है इस ऑर्गन का? तो इस ऑर्गन का अगर आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए, तो भाई इस ऑर्गन का जो पूरा नाम है, इस ऑर्गन का, ये कौन से नंबर का बना आपका? 10वें नंबर का। ये पहले 10वां ये आएगा, 11वां से, अच्छा 9वां ये आएगा, 9th और 10th ये लो। ठीक है, क्योंकि एनस बाद में आएगा ना, अपेंडिक्स तो पहले आ जाएगा। तो 9th नंबर का ऑर्गन है जिसका पूरा नाम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको हम जानते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से। हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं? आपने सुना होगा ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो जो
अपेंडिक्स होता है, तो अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो 2021 वाले सीजीएल के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे शरीर का अवशेषी अंग कौन सा होता है? तो हमारे शरीर का जो एक अवशेषी अंग है वो कौन है? अपेंडिक्स है, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है, बट ये फिर भी हमारी आहार नाल के अंतर्गत पाया जाता है। तो अब ये पूरी यहां से बक्कल कैविटी मुख गुहा से शुरू होकर के एनस यानी कि गुदा वाले भाग तक ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है? तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या इसी को हम नाम देते हैं आहार नाल का। एलिमेंट्री कैनाल, या फिर इसको नाम क्या दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है आपका आहार नाल का। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है आपकी 9 मीटर। ठीक है, तो ये जो आहार नाल है, इस आहार नाल के अंतर्गत आपका जो इस आहार नाल के अंतर्गत हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है, सिर्फ इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? सिर्फ इस पार्ट को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। पूरा बक्कल कैविटी से एनस वाला भाग क्या कहलाता है? बक्कल कैविटी से एनस वाला भाग पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। बट हमारी जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, छोटी आंत से ही लिवर जुड़ा है, छोटी आंत से ही पेनक्रियास जुड़ा है, और छोटी आंत से ही हमारा जो है गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है। पूरी की पूरी छोटी आंत, पूरी की पूरी बड़ी आंत और बड़ी आंत से ही हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? इस दोनों पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? दोनों पार्ट को हम कहते हैं जीआई ट्रैक्ट। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीआई ट्रैक्ट के अंदर हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होगा, सिर्फ हमारी छोटी आंत या फिर बड़ी आंत में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? जीआई ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जीआई ट्रैक्ट क्या है? जीआई ट्रैक्ट के फुल फॉर्म क्या है? तो अगर मैं जीआई ट्रैक्ट की बात करूं तो जीआई ट्रैक्ट की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है, जीआई ट्रैक्ट। तो ये इसका नाम दिया है, ये इसका एक तरीके से मैं कहूं तो बायोलॉजिकल नेम है। तब हम मेडिकल की भाषा में बात करते हैं, मेडिकल की भाषा में इसको आपका कहा जाता है, इसको हम जानते हैं किस नाम से? तो भाई इसको नाम दिया जाता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है? तो सबसे पहला पार्ट जो इसके अंदर आता है वो आती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम जानते हैं छोटी आंत के नाम से। दूसरा कौन सा पार्ट आता है इसके अंदर? दूसरा आता है इसके अंतर्गत लार्ज इंटेस्टाइन। और छोटी आंत और बड़ी आंत सिर्फ दो ही भाग इसके अंतर्गत होते हैं, एक छोटी आंत और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका बड़ी आंत। और जो जीआई ट्रैक्ट है इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लंबाई कितनी है? देखो, पूरी की पूरी जो हमारी आहार नाल थी, इसकी लंबाई कितनी थी? पूरी आहार नाल की लंबाई थी बेटा हमारी 9 मीटर। अब इस 9 मीटर से करीबन अगर मैं कहूं जो छोटी आंत होती है 6 से 7 मीटर लंबी, 6.5 से 7.5 मीटर तक की, 6 से 7 से 7.5 मीटर की, 6 से 7 मीटर लंबी सिर्फ और सिर्फ हमारी छोटी आंत होती है। इसके बाद 1 से 1.5 मीटर लंबी हमारी बड़ी आंत होती है। तो सीधा सीधा देख लो, यानी 8 से 8.5 मीटर लंबी हमारी सिर्फ और सिर्फ जीआई ट्रैक्ट होती है। अब पूरी की पूरी आहार नाल की मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो करीबन 6.5 से लेकर के 7 मीटर के आसपास सिर्फ छोटी आंत होती है, और जो बड़ी आंत है करीबन 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास की आपकी बड़ी आंत होती है।
ये जो दोनों के दोनों पार्ट है, ये दोनों मिलकर के जीआई ट्रैक बनाते हैं। तो पूरी आहार नाल में से कम आपकी 8 से 8.5 मीटर लंबी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जीआई ट्रैक होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है। समझे बात को? यस और नो? इज इट? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा पार्ट है हमारा आहार नाल का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं। तो जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मैम जीआई ट्रैक नहीं समझे? जीआई ट्रैक अभी तो समझ गए होंगे, अभी समझे अरिनव या नहीं? अभी बताइएगा। फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम, डन। नहीं समझे मैम? क्या नहीं समझे सचिन? अब तो समझ आ गया होगा, एक एक अंग हमने डिस्कस किया है, अब क्या नहीं समझे? मोहित आपने क्लास ली, अपने क्लास नोट्स बनाए हैं? मोहित आज तुम मुझे ना अपने क्लास नोट्स की एक बार पीडीएफ भेजोगे? मोहित आज तुम मुझे अपने क्लास नोट्स की फोटो मुझे सेंड करोगे, आपने क्या लिखा है क्लास में से, क्या पढ़ा है? हाँ जी, अनामिका बिल्कुल होगी, बिल्कुल रेगुलर होगी, बिल्कुल रेगुलर क्लास होगी। पॉइंट्स कैसे लिखे अमन इसमें? चले बहुत सही, डन। अच्छा देखो, जीआई ट्रैक को हिंदी में हम गट्ठर आंत के नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है आपकी गट्ठर आंत। हिंदी इंग्लिश में हमने क्या कहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और हिंदी में हम इसको जैसे जठर अग्नि, आपने सुना होगा ना रामदेव बाबा को कहते हुए जठर अग्नि, तो इसको ना हम जानते हैं जठर, जीआई ट्रैक को हिंदी में हम जानते हैं आपका जठर आंत के नाम से, जठर रांत्र हम इसको कहते हैं, जठरांत्र, या फिर इसको हम जठर आंत के नाम से जानते हैं। जठरांत्र यानी कि जी आई ट्रैक, ठीक है, या फिर ध्यान रखिएगा जठर आंत। अरे कि अपनी जठर अग्नि को शांत करे, तो यही होती है वो जठर अग्नि, ठीक है। देन चलो, तो भाई ये है हमारी पूरी की पूरी आहार नाल। अगर हम आहार नाल की बात करें, देखो इसमें आ जाओ फटाफट, एक बारी नजर डालो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है मैंने सारी की सारी पीपीटी गायब कर दी, शिट। और ऐसा ही हुआ, लोग डायग्राम से बताते। देखो ये रहा डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले माउथ बक्कल कैविटी, मुख गुहा, मुख गुहा के बाद भोजन नलिका, भोजन नलिका के बाद स्टमक, स्टमक के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, लिवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर, और ये यहाँ पे छोटा सा ऑर्गन होता है अपेंडिक्स, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, ये है हमारी पूरी की पूरी आहार नाल, जिस आहार नाल के अंतर्गत हमारे पूरा का पूरी पाचन की प्रक्रिया होती है, या फिर पूरी पाचन की प्रक्रिया चलती है। देखो, आहार नाल के सबसे पहले भाग को उठाएंगे
और आहार नाल का जो सबसे पहला भाग है, ये है हमारी बक्कल कैविटी। ये कौन सा भाग है? बक्कल कैविटी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं मुख गुहा के नाम से। बक्कल कैविटी, या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं मुख गुहा के नाम से। और ये जो बक्कल कैविटी है या फिर मुख गुहा है, इसके अंदर आपको कौन कौन से ऑर्गन दिखाई देते हैं? आप कभी शीशे के सामने खड़े हो और आपने बड़ा सा आ किया हो, बड़ा सा आ करके देखा है? आपने बिल्कुल देखा होगा, मतलब लाजमी सी बात है, सभी ने देखा होगा। आपको अपने बक्कल कैविटी मुख गुहा के अंदर क्या क्या दिखाई देता है? आपको क्या क्या दिखाई देता है? हाँ जी सूरज बताइएगा। रवि कह रहे डायग्राम कैसे बनाए? रवि आपको डायग्राम कैसे बनाओगे? पीडीएफ मिल जाएगी, उससे देख के बना लीजिएगा। नहीं शुभम, आप बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है बेटा। इतने मैसेजेस होते हैं, हर एक स्टूडेंट का मैसेजेस नहीं पढ़ पाते। आपकी जो बात होती है आप उसको लिख दिया करो, मैं देख लूंगी बाद में। लास्ट में थोड़ा सा जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लास्ट में मैं टाइम दूंगी। उसके बाद इतने मैसेज चल रहे होते हैं, कभी मैसेज मिस हो जाता है, और जो काम का मैसेज होता है उनका मैं रिप्लाई जरूर देती हूँ। ठीक है, बक्कल कैविटी या फिर मुख गुहा। तो हमारी मुख गुहा की अगर मैं बात करती हूँ कितने भाग, तो सबसे पहले तो ना आपको आपके स्माइल में चार चांद लगाने वाले, सबसे पहले आपको अपने दांत दिखाई देते हैं कि नहीं? भले ही वो पीले हो, बट आपके स्माइल में चार चांद लगा देते हैं। दांत के बाद दूसरा भाग, को जीभ दिखाई देती है ना, जो कभी रुकती नहीं है। जीभ, टंग। टंग के अलावा जो तीसरा ऑर्गन आपको दिखाई देता है, तो ये होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं लार ग्रंथि के नाम से। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं लार ग्रंथि के नाम से। सलाइवरी ग्लैंड्स, या फिर इसको हम जानते हैं लार ग्रंथि के नाम से। ये तीन अंग हैं हमारे शरीर के अंतर्गत बेसिकली जो पाए जाते हैं। देखो, जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, उस मुख गुहा का सबसे पहला अंग हम उठाएंगे टीथ यानी कि दांत, और इसको पढ़ना शुरू करते हैं। दांतों को शुरू करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन, आपको हेडिंग क्या लगाना है? आपको हेडिंग लगाना है टीथ यानी कि दंत। ठीक है, दंत। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, स्टडी ऑफ टीथ। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ टीथ। दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टीथ, बताइए। दांतों का अध्ययन बेटा क्या कहलाता है? व्हाट डू यू मीन बाय द स्टडी ऑफ टीथ? क्या समझते हैं आप दांतों के अध्ययन से? बता सकते हैं? हर्षित कुमार कह रहे डायग्राम पीपीटी से समझाया करो मैम। हर्षित, इतने अच्छे से आप इस एलिमेंट्री कैनाल को जो मैंने समझाया है ना आपको, ये आपको बिल्कुल माइंड में छप जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ या फिर दांतों का अध्ययन क्या कहा जाता है, बताइएगा। सबसे पहला पार्ट, मतलब ऑप्शन, ऑस्टियोलॉजी, डेंटोलॉजी, बोनोलॉजी, इनामोलॉजी। बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास, विच विल बी द राइट?
डायग्राम किस किस को समझ नहीं आया बताना एक बारी। दैट इज नॉन एज डेंटोलॉजी। प्रीति वेल डन। प्रीति आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है लिप्स का फंक्शन। हाँ बेटा लिप्स का फंक्शन होता है। क्या होता है लिप्स का फंक्शन? देखो एक बच्चा पता है क्या कह रहा है, जब मैम सीरियल में आया था लिप्स का फंक्शन क्या होता है। ये सिर्फ आप ही के सीरियल में आ सकता है, बाकी किसी के सीरियल में नहीं आएगा लिप्स का फंक्शन। ठीक है तो लिप्स का फंक्शन होता है किस करना, है कि नहीं? लिप्स का फंक्शन क्या होता है मैम? चुम्मा चुम्मा दे दे, है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? तो भाई दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों का जो अध्ययन है दैट इज नॉन एज ओडोंटोलॉजी। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ओडोंटोलॉजी के नाम से। ओडोंटोलॉजी दैट इज नॉन एज ओडोंटोलॉजी। ठीक है तो भाई ये थी गूगली। प्रीति का आंसर बिल्कुल सही था ओडोंटोलॉजी। तो आंसर बिल्कुल गलत, नन ऑफ दीज। देखो यहाँ पे फंसाता है डेंटोलॉजी। दांतों के डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपको एक शब्द लिखा मिलता है डेंटिस्ट। अब हम दांतों के डॉक्टर को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है तो डेंटिस्ट से हमारे माइंड में क्या आ जाता है? डेंटोलॉजी। तो डेंटिस्ट से डेंटोलॉजी जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। समझे बात को? हुसैन बिल्कुल बताइए, मैं आपका कमेंट देख पा रही हूँ। बायोलॉजी में नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है। अमन नोट्स बनाने में क्यों दिक्कत हो रही है आपको? क्लास देखो और बनाओ। ठीक है शगुन चौधरी मैम अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। देखो आप क्लास में नोट्स देखो और बनाओ। 9675637504। ठीक है सिर्फ व्हाट्सएप करोगे, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी, कॉल नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल रिसीव नहीं होगी और जो कॉल करके इरिटेट करता है वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है ध्यान रखिएगा। चलो आइए बढ़ते हैं आगे। दांतों के अध्ययन को हमने क्या कहा? तो स्टडी ऑफ टीथ। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन कहलाता है आपका, दांतों के अध्ययन को हम जानते हैं ओडोंटोलॉजी के नाम से। हमारे जबड़े के अंदर कितने दांत होते हैं? आपसे पूछा जाए दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका, सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो ओडोंटोलॉजी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए, तो मुझे ये बताओ कि अरे भाई कहाँ गया, कहाँ गया वो रहा है। चलो दांतों के अध्ययन को तो हमने देख लिया। अब ये बताओ मुझे नंबर ऑफ टीथ, कितने दांत हमारे जबड़े के अंतर्गत पाए जाते हैं? हाउ मेनी टीथ विल बी देयर? देखो पीपीटी गायब हो रही है, ऐसा क्यों? चलो नंबर ऑफ टीथ आपको बतानी है, दांतों की संख्या। नंबर ऑफ टीथ यानी कि अगर मैं कहूं दांतों की संख्या, दांतों की संख्या, कितने दांत हैं जो हमारे जबड़े के अंतर्गत पाए जाते हैं? हाउ मेनी टीथ विल बी देयर? तो कितने दांत हैं जो कि हमारे जबड़े के अंतर्गत पाए जाते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव वयस्क के अंतर्गत, अगर हम ह्यूमन एडल्ट की बात करें, तो एक जो मानव वयस्क होता है, मानव वयस्क के जबड़े में होते हैं 32 दांत। और वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो बेटा जो बच्चों का जबड़ा होता है, बच्चों के जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो बच्चों के जबड़े में पाए जाते हैं आपके 20 दांत। तो कभी भी दांतों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है? 32 दांत होते हैं किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। और बच्चों के अंदर कितने होते हैं? 20 दांत। और दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी।
तो दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को कहा जाता है आपका ओडोंटोलॉजी। ठीक है, सिमरन बताइए आपका कमेंट मुझे दिख रहा है? आप कमेंट करोगे तो मुझे दिखेगा। ठीक है, चलो देखो आगे तब हम बढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ विल बी देयर? हमारे जबड़े में कितने प्रकार के दांत होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ विल बी देयर, यानी कि दांतों में, हमारे जबड़े में कितने प्रकार के दांत होते हैं? टाइप ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ यानी कि अगर मैं यूं कहूं तो दांत के प्रकार, दांत के प्रकार या फिर टाइप ऑफ टीथ। बताइए दांतों के प्रकार, कितने प्रकार के दांत होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ विल बी देयर? बिल्कुल, बच्चों में 20 होते हैं और एडल्ट में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। मैम हमारे दांत कितने हैं? वरुण पाल, आप मुखर्जी नगर आओ, फिर आपके जबड़े में चेक करते हैं, फिर बताएंगे। मानव वयस्क में जो होते हैं 32 दांत होते हैं वयस्क के अंदर। ठीक है, दो प्रकार। ओके, आत्महत्या की थैली कहते हैं बेटा लाइसोसोम्स को, लाइसोसोम्स को कहते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे 4 प्रकार के कह रहे हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन के बेसिस पर, उत्पत्ति के आधार पर। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर मैं कहूं उत्पत्ति के आधार पर, तब हम उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर बेटा 2 प्रकार के दांत होते हैं। और ये कौन कौन से 2 प्रकार के दांत होते हैं? एक जिनको हम जानते हैं मोनोफायोडोंट के नाम से, जिनको हम क्या नाम देते हैं? जिनको हम नाम देते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट का मतलब क्या है? एक बार दंती, एक बार दंती मोनोफायोडोंट। ठीक है, दूसरा अगर मैं कहूं आपका यहां पर सेकंड वन मोनोफायोडोंट, और मोनोफायोडोंट के अलावा अगर हम बात करते हैं डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट, या फिर अगर हम बात करते हैं द्विदंती, ऐसे दांत जो हमारे जीवन काल में 2 बार जन्म लेते हैं, 2 बार आते हैं। एक बार आएंगे फिर टूट जाएंगे और फिर ये दोबारा आते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पे, तब हम उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे जबड़े में बेटा 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मोनोफायोडोंट कहते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं आपके डाइफायोडोंट, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? द्विदंती, या फिर इनको हम जानते हैं डाइफायोडोंट के नाम से। ठीक है, देखो ये जो मोनोफायोडोंट होते हैं, इनको एक और नाम दिया जाता है। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? तो मोनोफायोडोंट को हम एक और नाम से जानते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन। चलो मोनोफायोडोंट, हाँ बिल्कुल, कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। मोनोफायोडोंट को हम किस नाम से जानते हैं? जो मोनोफायोडोंट होते हैं इनको हम परमानेंट टीथ भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नॉन एज परमानेंट टीथ, या फिर इनको हम किस नाम से? इनको हम स्थायी दंत कहते हैं। परमानेंट टीथ, या फिर इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम स्थायी दांत का नाम देते हैं, स्थायी दंत हम इनको कहते हैं। और जो डाइफायोडोंट होते हैं, द्विदंती होते हैं, एक बार आते हैं, टूटते हैं और फिर दोबारा आते हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मेरे जबड़े में बताओ कितने दांत हैं। बेटा कहते हैं ना कि बुढ़ापे में तो कमर में हाथ नहीं होती और पेट में दांत नहीं होते। बुढ़ापे में आपके जबड़े में जो दांत होते हैं वो गायब हो चुके होते हैं। बुढ़ापे तक जाते जाते तो आर्टिफिशियल जबड़ा आ जाता है, वो चढ़ जाता है। ठीक है, तो बुढ़ापे में तो पूरे 32 मान के चलो आर्टिफिशियल जबड़े वाले, है कि नहीं? डाइफायोडोंट या फिर द्विदंती। तो जो द्विदंती है ये कैसे होते हैं? ये टेम्पोरेरी टीथ कहलाते हैं, टेम्पोरेरी टीथ।
टेम्पोरेरी टीथ का मतलब क्या है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो टेम्पोरेरी टीथ को हम क्या कहते हैं? अस्थाई दांत। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है आपका अस्थाई दंत के नाम से, या फिर इनको हम जानते हैं आपका टेम्पोरेरी टीथ के नाम से। ये जो टेम्पोरेरी टीथ हैं, इन्हीं टेम्पोरेरी टीथ को हम एक और नाम देते हैं। देखो, जीवन काल में एक बार आते हैं, पहले बचपन में आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर जब हम 6-7 साल के होते हैं फिर दोबारा आते हैं। तो इनको ना हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि भाई दूध के दांत तो तेरे अभी टूटे नहीं, फालतू ज्ञान पेल रहा है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दूध के दांत, है ना। तो कह देते हैं ना गुस्से में किसी को, मतलब अगर भाई कोई ज्ञान पेल रहे हो ज्यादा, है ना, किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान आप दे रहे हो, ज्यादा मत बोल, दूध के दांत तेरे अभी टूटे नहीं है, 2 दूंगा जबड़े पे, है कि नहीं? चलिए भाई, कोई यहाँ पर ब्लॉक नहीं है, डोंट इरिटेट, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ब्लॉक नहीं होता है। ओके, तब मैं पढ़ाती हूँ, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। चलो डन। अब देखो यहाँ पर कितनी मोनोफाइडोंट यानी कितने एक बार दंती दांत है, जो एक दंती जिनको हम कहते हैं, या फिर स्थायी दंत हम जिनको कहते हैं। देखो, पहले जो बच्चे के जबड़े में 20 दांत थे, बच्चे के अंतर्गत जो 20 दांत थे, इनको हम किस नाम से, ये कितने होते हैं? 20 दांत। तो जो बच्चे के जबड़े में 20 दांत थे बेटा, इनको हम क्या कहते हैं? इन 20 के 20 दांत को हम द्विदंती डाइफायोडोंट, या फिर इनको हम टेम्पोरेरी टीथ या अस्थायी दंत के नाम से जानते हैं। बच्चे कितने? 12 दांत। 12 कौन से हो गए आपके? मोनोफायोडोंट। ठीक है, ये तो था आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछे कितने मोनोफाइडोंट होते हैं, कितने एक दंती होते हैं, या फिर कितने दांत ऐसे होते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं, ये तो था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दांत आते कब हैं, किस उम्र में ये आते हैं, किस एज ग्रुप में ये जाकर के आते हैं? ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं डाइफाइडोंट की बात करूं, अगर मैं द्विदंती की बात करूं, तो जो द्विदंती होते हैं ये ऐसे दांत होते हैं जो कब बच्चा 6 माह का होता है तब ये आने शुरू होते हैं। तब बच्चा 6 माह का होगा, 6 माह में ये आने शुरू होंगे, और 2.5 से 3 से लेकर के 3.5 वर्ष की आयु तक ये आएंगे। 2.5 से 3.5 वर्ष की आयु तक ये बच्चे को आते हैं। इसके बाद आगे जाकर के 5 से 6 वर्ष का तब बच्चा होता है, 5 से 6 वर्ष की आयु में ये टूट जाएंगे। तो एक बार टूटने के बाद ये दोबारा आते हैं, और दोबारा कब आते हैं? तो ये तब बच्चा 6 से 7 साल का हो सकता है, 7 से 8 वर्ष की आयु में आने शुरू हो जाते हैं, और 12-13 साल की आयु तक ये आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि 8-10 साल में ही आ जाते हैं, 8-10, तो ये 6-7-8-9 साल में ही आ जाते हैं, कुछ कुछ बच्चों में 12-13 तक भी पहुंच जाते हैं। जो मोनोफाइडोंट है, बच्चा 6-7 साल का होता है, 6-7-8 वर्ष की आयु में ये आने शुरू हो जाते हैं, और कब तक आते हैं? तो ये दांत जो है 22 से लेकर के 24 वर्ष की आयु तक आते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम 22 से 24 वर्ष की आयु में भी दांत आते हैं, है कि नहीं मैम? क्यों पागल बना रहे हो? जो 22 से 24 वर्ष की आयु का समय पर हमारे विजडम टूथ आते हैं, जिनको हम अक्खल दाढ़ कहते हैं। कहते हैं जिसको हम अक्खल दाढ़ कहते हैं, तो जो हमारी अक्खल दाढ़ होती है, जो तीसरा थर्ड मोलर जिसको हम कहते हैं, विजडम टूथ जिसे हम कहते हैं, तो जो विजडम टूथ होता है, अक्खल दाढ़ होते हैं, 22 से 24 वर्ष की आयु में आते हैं। पता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपके भी बच्चे होंगे, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के दांत किस वर्ष की आयु में आएंगे। बच्चे बहुत चिक चिक करते, बहुत परेशान करते, तब हमारे दांत आते हैं। आपने देखा होगा, अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अभी तक अक्खल दाढ़ नहीं आई होगी, तो तब अक्खल दाढ़ आती है, बहुत परेशान करती है कि नहीं? देन चलेगा। सो ये थे आपके, अगर हम बात करते हैं ओरिजिन के बेसिस पर, ये होते हैं आपके उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के दांत। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपकी फंक्शन के बेसिस पर। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल फिर शाम को 7:30 बजे, और कल फिर एक और बेहतरीन से चैप्टर के साथ हम लोग चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। चलेगा, तो के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं, अब मैं आपके डाउट्स लूंगी। ठीक है भाई, चलिए बताइए, अब आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं, आपके क्या डाउट्स है, मैं अभी कमेंट्स पढ़ रही हूँ। हाँ, नहीं आए ना, तब आएंगे तब। हम आपके कितने दांत है, जितेंद्र कह रहे मेरे कितने दांत है। अभी 32 तो नहीं है, 32 से कम है। मैं तो 18 साल का हुआ। ओके सोमनाथ जी, चलेगा। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई भी नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके, ठीक है। हाँ जी मोहित पाठक जी, मैं आपको बिल्कुल बोली हूँ नोट्स शेयर करने को, और मैं आपको नोट्स शेयर करूंगी। ओके, ठीक है मोहित। मोहित आप स्पेशल मुझे व्हाट्सएप करना। हाँ जी रश्मि जी, बिल्कुल बोलिएगा। सुपर क्लास मैम, सुपर कंसेप्ट, थैंक यू सो मच मुकेश जी। बायोलॉजी का सिलेबस मैं आपका अगले 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट करा दूंगी। हैप्पी बिलेटेड टीचर्स डे मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर वार्म विशेस। थैंक यू सो मच। मैंने देखा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इतने सारे डीएम्स, इतने सारी आपकी स्टोरीज लगी हुई हैं, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, मतलब इतना सारा फेसबुक, इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी नितिन, क्लास चलेगी आपके शाम के 7:30 बजे, ठीक है। हाँ जी भाई, सभी की आती है। बिट्टू, जो आपको 4 पढ़ाए गए हैं, उन 4 को हम कल पढ़ेंगे। बिट्टू, आपको थोड़ा सा और एडवांस पढ़ाया जा रहा है, आपको और थोड़ा सा एडवांस पढ़ाया जा रहा है। जो चीजें आपने पहले नहीं पढ़ी थी वो भी आपको बताई है। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। नहीं भाई जतिन, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। चलिए ठीक है भाई, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।